गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की मॉर्निंग। क्लास पिछली वाली ओवर हो गई है ना? ये तो ऐसे ही अंकित सर ने स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना पहले का। यस सर। यस सर। मैं ऐसा करता हूँ, अंकित सर को रिमूव कर देता हूँ, है ना? हाँ जी बेटा, कल की क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, हो गया है क्या? यस सर। सब लोगों ने कर लिया है? सर कौन सा वाला था? के वाला? हाँ, के वाला। हाँ यस यस सर, वो तो हो सर, गया। 9 आंसर है। यस सर। यस सर, 9 आ रहा। यस सर, 9 आ रहा है। तो डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है ना? तो फिर आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग थोड़ा सा टेट्राहेड्रन के बारे में जानेंगे कि टेट्राहेड्रन क्या है, और उसके बारे में कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो तो हमने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी दो चार रिजल्ट्स और होते हैं जो कि हम है ना देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो है वो टेट्राहेड्रन होता क्या है। देखिए, टेट्राहेड्रन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स ए पार्ट ऑफ ए पिरामिड। ठीक है, एक जिसको हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिड बोल सकते हैं। क्योंकि उसका बेस जो होता है वो एक ट्रायंगल होता है, राइट? ये बात हमने करी थी पहले भी। पिरामिड में बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। एक ट्रायंगल बेस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, यानी पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेस। और उन सारे बेसिस के हर एक वर्टेक्स को क्या एक टॉप पॉइंट के साथ अगर आप ज्वाइन करा देते हो तो उसको पिरामिड बोल देते हैं। तो उसी में अगर बेस ट्रायंगल वाला होगा तो वो वही पिरामिड जो है वो टेट्राहेड्रन बन जाता है। ठीक है, अब इसमें जब आप इस टेट्राहेड्रन के बारे में बात करते हो, जब आप टेट्राहेड्रन के बारे में बात करते हो तो ऑटोमेटिकली इसमें टोटल कितने फिर ट्रायंगल बन जाते हैं? 4 ट्रायंगल्स बन जाते 3 तो साइड वाले ट्रायंगल बन जाते हैं, और जो चौथा है वो बेस वाला ट्रायंगल बन जाता है। तो इसमें कहते हैं 4 ट्रायंगुलर बेसिस। ठीक, अब देखिए ये तो टेट्राहेड्रन है। नॉर्मली हम लोग जो रिजल्ट्स ज्यादातर पढ़ते हैं, याद रखते हैं, वो होते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन की। अब एक रेगुलर टेट्राहेड्रन क्या होता है? देखिए, आप रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात करते हो, तो एक रेगुलर पॉलीगन होता क्या है जी? ऑल साइड। ऑल साइड्स एंड एंगल्स। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो जब रेगुलर टेट्राहेड्रन की बात करते हो तब क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सारे साइड्स हैं ये बराबर होने चाहिए, उनके बीच का आपस का एंगल बराबर होना चाहिए। तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, ये जो चारों के चारों फेसेस हैं, ऑल फेसेस आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। देन it is a regular tetrahedron. एंड ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो जब ये सारे के सारे ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे तो सबकी लेंथ क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। वेक्टर नहीं सेम होंगे लेकिन उनकी लेंथ बराबर होगी, राइट? अगर ओ ए लेंथ, ओ बी लेंथ, ओ सी लेंथ, ए बी लेंथ, ए सी लेंथ, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। और इन सबके बीच का आपस का एंगल कितना होगा? ये एंगल कितने होंगे? 60।
60 डिग्री। 60 डिग्री। ओके, यस। एंगल्स जो हैं ये सब क्या होंगे बेटा, 60 डिग्री होंगे, सब 60 डिग्री। तो हर एक ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस वजह से ये जो टेट्राहेड्रन कहलाएगा वो रेगुलर टेट्राहेड्रन कहलाएगा, और साइड्स के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, सारे के सारे साइड्स बराबर हो जाएंगे जी। तो हम लोग जो ज्यादातर रिजल्ट्स में बनाएंगे वो रेगुलर टेट्राहेड्रन के लिए बनाएंगे। जर्नल के लिए भी देखेंगे कि अगर जस्ट इन केस आपको बोल दिया जाता है तो फिर क्या कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स आपको क्या मिलते हैं। सबसे पहला रिजल्ट तो वॉल्यूम का ही है, जो हमने पढ़ा भी हुआ है, तो उसको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। उसमें भी पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के बारे में बात कर लेते हैं। इन जनरल पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड हमेशा क्या होता है बेटा, 1/3 इंटू बेस एरिया इनटू हाइट। इंटू हाइट। ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ये सिर्फ टेट्राहेड्रन के लिए नहीं, हर एक पिरामिड के लिए वैलिड है जी। कि अगर आप एक पिरामिड का बेस एरिया निकाल लें, उसकी हाइट निकाल लें, तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से जब हम लोग एक टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालते हैं तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या आ जाता है, 1/6 हो जाता ST है, STP ऑफ ABC। ए बी सी वेक्टर। अब यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि ये ए बी सी है क्या। देखिए, जब जब मैं ओ ए बी सी बना रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये ओ ओरिजिन लिया जाता है, ये ए पॉइंट ए वेक्टर, ये बी पॉइंट बी वेक्टर, ये सी पॉइंट सी वेक्टर। तो ऑटोमेटिकली ये ए बी सी, देखिए ये ए बी सी किसी इसके पोजीशन वेक्टर नहीं है। मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल में तो ये पोजीशन वेक्टर का काम कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आप इसे इस तरीके से याद रखेंगे कि ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। तो मैं बेटर है एक काम करता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं इसको इन जनरल के लिए ऐसे ही लिखता हूं कि ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। अगर तो ओ ओरिजिन है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एबीसी अकेला लिख देते तो भी ठीक था। लेकिन अगर ओ ओरिजिन नहीं होता, उस केस में क्या करते, उस केस में आपको ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर अलग से निकालना पड़ता है यूजिंग द पॉइंट्स, और फिर आप उनका एसटीपी निकालते हैं। तो इन शॉर्ट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है कि आप एक कॉमन पॉइंट लेके उससे तीन वेक्टर्स आप लिख लें, उनका एसटीपी कैलकुलेट करना। ओके, यस सर। और यहीं पे अगर आप वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन देखें, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन वो क्या आ जाएगा। देखिए, वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, इतना तो हमें आइडिया लग ही गया कि ये तीनों के सारे ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो सारे के सारे लेंथ सेम आ जाएंगे, है ना। यस। सारे लेंथ को मैं ए मान लेता हूं। तो अब ये हाइट वगैरह भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये बेस एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो उससे जो नेट आंसर आपको मिलेगा वो क्या होगा। बेस एरिया आता है वन, √3/4 है। और इसमें जो बेटा हाइट आएगी वो √√2 केमिस्ट्री में बताई थी सर आज। हाँ जी बेटा। अच्छा, पता है आप लोगों को, फिर तो सही आज ही है। बताइए। अच्छा, आज ही बताया, फिर तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। रेगुलर टेट्राहेड्रन ही ओके, तो ये क्या है, 6√2 इंटू ए क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पढ़ाया है क्या। नो सर। हाइट तक बता दिया था सर, सर आगे तो वॉल्यूम तो नहीं करा था, हाइट कर लिया सर, हाइट कर। ओके, तो जब हाइट हमें पता लग गया है तो ये जो वॉल्यूम है बेटा वो ये हो जाएगा, है ना। अब
देखिए ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने बनाया है, ये कोई ऐसा नहीं कि भी हमेशा ओ पॉइंट, जो टॉप वाला पॉइंट है उससे लेना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसमें ए पॉइंट को स्टार्ट करके भी अगर ए पॉइंट मतलब जो बेस है वो जो बेस ट्रायंगल है वो ओबीसी वाला उठा लें और जो पॉइंट है वो ए वाला उठा लें, तब भी आपको वॉल्यूम सेम ही मिलेगा। जैसे आप एक ट्रायंगल का एरिया, अगर आप 2D में देखो तो एक 2D में एक ट्रायंगल का एरिया जब निकालते हैं तो हाफ बेस इनटू हाइट करते हैं, तो उसमें ये तो हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते ना कि ये वाला पॉइंट लेना है। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए और उसके अपोजिट वाला बेस ले लीजिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि अगर आप ओबीसी ट्रायंगल को बेस कंसीडर करना चाहते हैं और ए से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहते हैं, तब भी वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल के लिए भी यही रहेगा और रेगुलर के लिए भी यही रहेगा जी। ठीक है, तो इसमें ओ क्योंकि हमने है ना स्टैंडर्ड वाला पॉइंट लेके चल लेते हैं, ओरिजिन लेके चल लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐसे फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भी हमेशा ओ को ही कंसीडर करना है। यहाँ पे भी अगर आप इसको ऐसा बोलना चाहते हैं कि भाई ए ओ ए बी ए सी, उनका एसटीपी निकालना चाहते हैं, तो वो भी सही सेम ही आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम ऑपोजिट फेस। देखिए अगर आपको ओ का इस एबीसी ट्रायंगल से, मतलब अगर वो पॉइंट है तो उसके ऑपोजिट फेस कौन सा है, एबीसी, राइट। तो ओ पॉइंट का एबीसी से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या हो गया, हम लोगों ने ये तो हाइट निकाली ही थी, मतलब है तो हाइट ही अल्टीमेटली, है ना। तो ये हाइट जो है वो हमने कैसे प्रूव किया था, याद है आपको? यस, एक कैसे किया था? ट्रायंगल कंसीडर कर लिया था, ये इसके ए परपेंडिकुलर से ड्रॉप बी किया ओ से। डॉट प्रोडक्ट ले लिया था एक साइड। हमने हमने प्रोजेक्शन निकाला था कि भाई ओ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल दें किसके अलोंग, प्रोजेक्शन एबीसी का जो नॉर्मल वेक्टर आएगा, है ना, मतलब एबीसी का जो एरिया वेक्टर आएगा उसके अलोंग किया था। यस, Yes, sir. एबीसी का जो एरिया वेक्टर आएगा उसके अलोंग प्रोजेक्शन निकाल दिया था ओए वेक्टर का। तो अगर मुझे ए से ओबीसी का, मतलब पॉइंट ए का डिस्टेंस निकालना हो ओबीसी से, तो फिर मैं क्या करूंगा, वही प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन निकालेंगे जी आप। अब प्रोजेक्शन किसके अलोंग निकालेंगे, ओबीसी के एरिया वेक्टर का निकालेंगे जी। और नहीं सॉरी, मतलब ओबीसी के एरिया वेक्टर के ऊपर निकालेंगे प्रोजेक्शन, और किसका, चाहे ए बी वेक्टर का निकाल लो, चाहे ए सी वेक्टर का निकाल लो, चाहे ए ओ वेक्टर का निकाल लो। करना आपने क्या, तीनों में से कोई एक का प्रोजेक्शन निकाल देना होता है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि इट इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर containing containing that vertex along the area vector of opposite face। तो ये जो कंसेप्ट है ये इन जनरल कंसेप्ट है, आप इस कंसेप्ट को लगा के आप हाइट निकालते हैं, एक वर्टेक्स का अपोजिट फेस से आप डिस्टेंस निकालते हो जी, इस कंसेप्ट को लगा के। तो एक जनरल कंसेप्ट है और ये हर एक टाइप के टेट्राहेड्रन के लिए वैलिड है, चाहे वो रेगुलर है या नहीं है। अब हम लोग रेगुलर टेट्राहेड्रन के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ ही लेते हैं, और जो आपने पढ़ा ही हुआ है, डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम ऑपोजिट फेस इन रेगुलर टेट्राहेड्रन।
वो किसके बराबर? हाइट के बराबर। हाइट मतलब √2/√3 इंटू ए। ठीक, सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन एनी टू फेसेस। अगर टेट्राहेड्रन के किसी दो फेस के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे? एरिया वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट। एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। देखिए अगर आप एबीसी का मतलब यहाँ पे आप किसी भी दो फेसिस का अगर आप के बीच का एंगल निकालना चाहते हो तो अल्टीमेटली है क्या वो? दो प्लेन्स के बीच का एंगल। फेस मतलब दो प्लेन, और दो प्लेन्स के बीच का एंगल कौन सा होता है? उनके नॉर्मल। नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल के बीच। अगर आपको यहाँ पे किसी दो फेसिस के बीच का एंगल निकालना है तो आप बेसिकली क्या बोलेंगे कि दैट एंगल विल बी इक्वल्स टू द नॉर्मल ऑफ एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। जो दोनों फेस जिन दोनों फेसेस के बीच का एंगल निकालना है उनके नॉर्मल वेक्टर निकाल लीजिए और उनके बीच का एंगल निकाल लीजिए। और रेगुलर टेट्राहेड्रन के केस में क्या होगा? रेगुलर टेट्राहेड्रन के केस में ये आंसर क्या आता है? cos इनवर्स 1/3। ओके, नेक्स्ट है एंगल बिटवीन एच एन एच एंड ए फेस। अगर आपको किसी एक फेस और एक एज के बीच का एंगल निकालना पड़े तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए एक एज मतलब एक लाइन। 90 माइनस कर देंगे उसके नॉर्मल वेक्टर के साथ। नॉर्मल से एंगल। बिल्कुल ठीक है जी। एज मतलब एक लाइन, फेस मतलब एक प्लेन। तो एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल यहाँ पे निकालने को बोला गया है तो वो क्या होगा जी? π/2 माइनस एंगल बिटवीन दैट एज एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ दैट फेस। ठीक, नेक्स्ट है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन। सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन क्या होता है जी? उसके जो चारों पॉइंट्स हैं उनका एवरेज निकालो। इनके चारों पॉइंट्स का अरे फोर्थ पॉइंट में रेगुलर टेट्राहेड्रन का केस छोड़ दिया ना। रेगुलर टेट्राहेड्रन के केस में जो आंसर है जी वो होता है cos इनवर्स 1/√3। देखिए सेंट्रॉइड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एक टेट्राहेड्रन के केस में सेंट्रॉइड का मीनिंग क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हर एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालिए। हर एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आप निकाल लीजिए। तो जब हर एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आपने निकाल लिया तो फिर मान लीजिए जैसे एबीसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ये आ गया, तो आप क्या करोगे?
अब ओ पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करा दोगे, एबीसी के सेंट्रॉइड के साथ ज्वाइन करा दोगे। फिर मान लीजिए आपने ओबीसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल लिया, वो मान लो ये आ गया। अब इस ओबीसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड किसके साथ ज्वाइन होगा, अपोजिट पॉइंट ए के साथ ज्वाइन होगा। ऐसे करके चारों ट्रायंगल के आप सेंट्रॉइड निकाल लोगे और फिर हर एक ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को आप अपोजिट पॉइंट के साथ, अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करा दोगे। तो ये सारे के सारे लाइंस क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगी, और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली सेंट्रॉइड कहलाएगा। ओके, तो ये है जी सेंट्रॉइड का मीनिंग, और उसका आंसर क्या आएगा, ये कोऑर्डिनेट्स ये रहेंगे। और सेंट्रॉइड, जैसे ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में कट करता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 3:1 में कट करता है। दैट मीन्स कि मान लो ये आपका ओबीसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड था, ये आपका ए पॉइंट है, तो ये जो पूरे टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड होगा वो इसको किस रेशो में कट करेगा, 3:1 में कट करेगा। ओके, Yes. और सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से ही ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से ही आया है ये कोऑर्डिनेट्स। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जी टेट्राहेड्रन के बारे में, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर रेगुलर टेट्राहेड्रन जो कि आप याद रख सकते हो। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो एक तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला होता है, एक होता है एंगल बिटवीन एजेस, एज एंड ए फेस, और एंगल बिटवीन फेसेस। तो ये कई बार है ना क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकता है। सेंट्रॉइड वाला जो बात है वो बहुत कम ही पूछा होता है, क्या हाइट वाली जो बात है वो भी बहुत कम ही होती है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। करिए बेटा इसको सॉल्व। सेंट्रॉइड निकालना है, ये सेकेंड पार्ट एंगल बिटवीन टू फेसेस, एंड ये थर्ड पार्ट एंगल बिटवीन एज एंड फेस।
सेंट्रोइड तो आ गया होगा सब लोग का। Yes, sir. सेंट्रोइड क्या आंसर आ रहा है जी? Half comma 1 comma 3/2. Yes. Yes. Yes, sir. सर अगले का cos इनवर्स ऑफ 9/35। ओके, सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? पॉइंट से अज्यूम कर वही STP 0 कर देंगे, वो पॉइंट अज्यूम करके प्लेन्स के। यस Yes. Yes, sir. Yes, It sir. was not plain. सर, एक मिनट अभी आंसर मत बताना। या फिर एरिया वेक्टर निकाल लो सीधा सीधा, एरिया वेक्टर ऑफ फेस ओ ए बी वो किसके बराबर? ओ ए वेक्टर इंटू ओ बी वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर। ये आएगा क्या? यस आएगा? यस सर, आएगा। एरिया वेक्टर ऑफ फेस ओ ए बी। यस सर, यही आएगा सर। आप डायग्राम अगर बना लेते हो उसके परपेंडिकुलर ही। सर ये तो उल्टा ज्यादा शॉर्ट पड़ता है उससे। हाँ सर, वो STP काफी लंबा कर दी। वो तो बहुत लंबा है एसटीपी वाला तो बहुत समझ आएगा, इसीलिए तो ऐसे करना है आप लोगों ने। तो ओ ए बी का फेस का जो एरिया वेक्टर है वो निकालना है, तो आप ओ ए क्रॉस ओ बी निकाल लो बस। आपको तो सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, मैग्नीट्यूड वगैरह तो क्या ही है, वो तो डिवाइड हो ही जाएगा बाद में जाके। ओके, तो एरिया वेक्टर ऑफ फेस ओ ए बी हाफ अगर करना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको तो डायरेक्शन से मतलब है, एंगल निकालना है। तो ओ ए क्या है जी? y कैप I कैप प्लस 2 J कैप प्लस K कैप। एंड ओ बी वेक्टर 2 I कैप J कैप प्लस 3 K कैप। करिए जी, इनको सॉल्व करिए। 5 I cap minus J cap minus 3 K cap. 5 i कैप Yes, sir. Minus J cap minus 3K cap. माइनस जे कैप माइनस 3 K cap. 3 3K cap.
ये सर ये एक डायरेक्शन आ रही थी मेरी स्पेस की, वो उससे भी। दूसरा आएगा माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो एरिया वेक्टर ऑफ फेस ABC, राइट? ABC का एरिया निकालना है अभी। हाँ, फेस ABC। अगर ABC फेस का आपने एरिया वेक्टर निकालना है तो इसको क्या बोलोगे कि AB क्रॉस AC? यस। AB क्रॉस AC क्या होगा? तो AB वेक्टर कितना आएगा जी? माइनस आई आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। और AC वेक्टर माइनस -2i -1 माइनस जे जे कैप कैप प्लस 5 के माइनस कैप। 1 जे प्लस के। प्लस के क्या? क्या आंसर आया जी? माइनस आई कैप आई प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। -i तो मेरा प्लस आई आई आया। सर मेरा प्लस भी आई प्लस आएगा। ही आया था। प्लस प्लस आया। आई प्लस आया। साई प्लस 5 जे कैप -3 के। माइनस 5 जे कैप माइनस 5 जे -5 कैप जे कैप -3 के कैप। -3 के कैप। यस सर, ये आ रहा है। हाँ जी सर। उसने अपोजिट डायरेक्शन ले लिया ना, तो AB वेक्टर को उल्टा लिख लिया था, इसलिए उसके माइनस आ रहे थे, उसका एग्जैक्टली यस नेगेटिव। सर, एक ही बात हो जाएगी वो तो। फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब दोनों के एरिया वेक्टर पता लग गए हैं तो इनके एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल आएगा वही तो क्या होगा, इन दोनों फेसेस के बीच का एंगल होगा। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन फेसेस cos इनवर्स 19/35। यस सर। यस सर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 5 5 प्लस 9 और इसका आएगा 35, ये भी आएगा √35। यस सर। एंगल आया बेटा cos इनवर्स 19/35। दिस इज द आंसर। ओके, ऐसे निकालना है जी आपने दो फेसेस के बीच का एंगल है। आपने कोई प्लेन्स की इक्वेशन नहीं निकालनी है, वो निकालने जाएंगे तो लंबा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आंसर निकलेगा नहीं, लेकिन लंबा चला जाएगा। तो बिना प्लेन्स की इक्वेशन निकाले आप एंगल निकालोगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है। ओके, सर cos cos इनवर्स इनवर्स -√14/5। cos इनवर्स 34/√35√46। π/2 माइनस होगा सर। तो cos इनवर्स आपने क्या बोला हर्षित? -√14/5। ओके, OAB का एरिया वेक्टर तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया, तो वो तो दोबारा से निकालने की जरूरत ही नहीं है। बस आपने BC लाइन, BC का आपने डायरेक्शन निकालना है। तो बेसिकली आपने एंगल किसी किसके बीच का निकालना है।
पहले तो BC वेक्टर देख लेते हैं, BC वेक्टर क्या आएगा। दिस BC वेक्टर -3i माइनस के कैप और OAB का जो एरिया वेक्टर था वो क्या था, फाइव आई कैप माइनस जे कैप -3 के कैप। एंगल क्या होगा। सर मेरा साइन इनवर्स 12/√350 आ रहा है। यस सर। यस तो सर ये मेरा आएगा भी। -12/√350। सर जो माइनस होगा जैसे cos थीटा उसकी जगह मोड ले सकते हैं क्योंकि हमने एंगल ही निकालना है। दूसरी तरफ से है एक तरफ से है। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। ये आ रहा है। Yes, sir. यस सर। हाँ जी बेटा, समझ में आ गया ये। यस। आगे चले। तो बेटा यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, TDP। तो अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो ये जो चैप्टर है ये आपका 12th का लास्ट चैप्टर है, जो मेजर पोर्शंस में से अगर देखा जाए तो छोटे मोटे जो टॉपिक है वो तो हम लोगों ने करने ही आगे। तो प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो ये बेसिक डेफिनेशन आप लोग 11th में भी पढ़ते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ये पॉइंट्स सारे के सारे रिकॉल करा देता हूँ ताकि आगे इस चैप्टर को समझने में आसानी रहे। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोला जाता है? किस एक्सपेरिमेंट को रैंडम जो एक्सपेरिमेंट? फिनोमेना एग्जिस्ट करे, मतलब एक्चुअली अक्कर हो जाए कोई भी। ओके, और कोई? पॉसिबिलिटी ना हो जिसमें कोई भी। ओके, और कोई? बताइए। सर जिसमें फेयर चांसेस हो। फेयर चांसेस हो। सर मेरे ख्याल से मतलब जिसके बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट ना कर सकें कि मतलब इसका रिजल्ट के ओके, कुछ हद तक ठीक है ये डेफिनेशन। और कोई? देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके जो आउटकम्स हैं वो फिक्स ना हो। मतलब आप उसके उसके जो आउटकम है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि भी अभी अगर मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आपको नहीं पता होगा कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है उनके बारे में पता है कि क्या क्या हो सकता है। तो
उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, कि जिसका आउटकम फिक्स ना हो लेकिन पॉसिबिलिटीज आपको पता हो कि क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। लाइक डाइस थ्रो कर रहे हो आप, तो अभी आपने डाइस थ्रो किया तो आपको नहीं पता कि क्या आंसर आएगा, लेकिन आपको ये पता है कि जो भी आंसर होगा वो 1 से लेके 6 तक के बीच में होगा। पॉइंट टॉस कर रहे हो, आपको नहीं पता क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन जब आप टॉस करेंगे तो आपको इतना आइडिया कि जो भी होगा वो हेड होगा या फिर टेल, जैसे कोई एक चीज होगी। तो अभी अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको नहीं पता है कि क्या आएगा, लेकिन ये पता है कि उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? एक बस स्टेटमेंट बता दो बस। यस सर। स्टेटमेंट तो फिर वही है कि भी लिख ही देता हूँ। नेक्स्ट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं? जहाँ पर वो इवेंट को होना है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इवेंट को होना है। और कोई? आउटकम्स कितने पॉसिबल? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सारे पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसके जो जो भी आउटकम्स हैं, उन सारे आउटकम्स का अगर क्लब कर दें, इकट्ठा कर दें, तो उससे जो सेट मिलेगा दैट सेट इज सैंपल स्पेस। नेक्स्ट इवेंट। इवेंट किसको बोलते हैं? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, बिल्कुल ठीक है जी। जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट इवेंट्स की पॉसिबिलिटी है, और वो सारे के सारे इवेंट्स का जो सेट आपको मिलेगा वो अल्टीमेटली क्या होगा? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होगा जी। लाइक अगर आप डाइस को थ्रो करते हो और मैं आपको बोलूं कि भी इवन नंबर आए, तो दैट इवन नंबर आना जो है वो एक इवेंट है जी। इवन नंबर आए वो एक इवेंट कहलाएगा, वो एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड वो एक इवेंट कहलाएगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सबसेट ऑफ इस सैंपल स्पेस। सिमिलरली डाइस थ्रो किया, ऑड नंबर आए, वो भी एक इवेंट है जी। प्राइम नंबर आए, वो भी एक इवेंट है। नंबर 4 से ज़्यादा आए, वो भी एक इवेंट है। ठीक है ना? तो एक एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, और उन सारे इवेंट्स में खास बात क्या होगी
कि उनके जो भी रिजल्ट्स आएंगे दे विल बी द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट किसको बोलते हैं? One value corresponding to the condition. ओनली वन आउटकम, वन आउटकम। देखिए सिंपल इवेंट क्या है कि अगर आप कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा इवेंट सिंपल इवेंट कहलाएगा जिसमें उस एक्सपेरिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही आउटकम पॉसिबल है। दैट मीन्स वो इवेंट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि डाइस थ्रो किया और आपको इवन प्राइम नंबर आए, तो इवन प्राइम नंबर आपको कब मिल सकता है? डाइस थ्रो करने पे 2 नंबर आए, हुआ है। तो मतलब सिर्फ एक ही तरीका है ना जिससे वो इवेंट परफॉर्म हो सकता है। So that is simple event. Okay. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इवेंट या फिर कंपाउंड इवेंट। कौन से इवेंट्स कंपाउंड इवेंट होते हैं जी? More than one outcome. मोर देन वन आउटकम। जैसे कि अगर आपने डाइस थ्रो किया और मैं आपको बोलूं कि भी कि ऑड नंबर आ जाए, तो वो जो ऑड नंबर आने वाला इवेंट है उसके तरीके एक नहीं है। अगर 1 आ जाता है तब भी हम लोग कहेंगे कि ये इवेंट परफॉर्म हो गया है, 3 आ जाए तो भी इवेंट हम लोग बोलेंगे कि ये इवेंट परफॉर्म हो गया है। 5 आ जाता है तब भी हम लोग बोलते हैं ये इवेंट परफॉर्म हो गया है। तो इस इवेंट के परफॉर्म होने के एक तरीका ना हो, एक से ज़्यादा वे से या एक से ज़्यादा आउटकम्स से वो इवेंट परफॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट श्योर इवेंट। Probability 1 particular outcome है। श्योर इवेंट किसको बोलते हैं? ऐसा इवेंट जो कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे डेफिनेटली परफॉर्म हो जाएगी। मतलब वो इवेंट डेफिनेटली अकर करे जब भी आप वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, वो इवेंट डेफिनेटली गुड होगा। लाइक आप डाइस को थ्रो करें और मैं आपको बोलूं कि नंबर जो है वो 7 से छोटा है, होगा ये इवेंट श्योर इवेंट? Yes sir. इम्पॉसिबल इवेंट। Probability 0. Yes, sir. ऐसे इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लाइक ये आपने डाइस थ्रो किया है और हम लोग बोलें कि भी नंबर जो है वो 10 से ज़्यादा आए, डाइस थ्रो करने पे नंबर कभी 10 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता, तो उस इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। यस।
नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इसमें सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोला जाता है? वन माइनस करके जो इवेंट। बिल्कुल ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का बेसिक मीनिंग ये है कि भाई अगर आपको कोई, देखिए पहली बात तो ये एक रिलेटिव टर्म है। ये एक रिलेटिव टर्म है कि भी आपको ऑलरेडी एक इवेंट दे दिया गया है और आपको बोला गया कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, एक गिवन इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री। दैट मीन्स मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि भी आपने डाइस थ्रो किया और इवेंट ए मैंने किसको बोला कि प्राइम नंबर आए, तो ए का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या होगा? प्राइम नंबर ना आए। प्राइम नंबर ना आए। ठीक है। तो जब भी आप किसी जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करते हो तो पहली बात क्या है, वो एक रिलेटिव टर्म है। मतलब एक इवेंट आपको ऑलरेडी दिया गया होगा, उसका रिलेटिव निकालना है, उसका अपोजिट निकालना है। ठीक, कि वो जो दिया गया है इवेंट वो ना हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली, इसको जो डिनोट वन किया माइनस से इसको हम लोग कई बार ए बार से भी डिनोट करते हैं और कई बार ए डैश से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो दो तरीके हैं डिनोट करने के। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना पड़े तो हम लोग क्या बोलेंगे? यस सर। इवेंट ए और बी, ए और बी का क्या मतलब है? यूनियन निकालेंगे। ए और बी का यूनियन निकाल। देखिए इवेंट ए और बी का मतलब क्या है कि इवेंट ए आपको ऑलरेडी दे रखा होगा, इवेंट बी आपको ऑलरेडी दे रखा हुआ है, और आप इन दोनों के हेल्प से एक थर्ड इवेंट सी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, विच इज इवेंट ए और बी। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड इवेंट आप निकालना चाह रहे हैं वो क्या है, उसमें वो आउटकम्स आएंगे जो कि या तो ए में आए हो या फिर बी में आए या फिर दोनों में आए। मतलब कम से कम एक में तो जरूर प्रेजेंट हो वो सारे के सारे आउटकम थर्ड इवेंट सी में काउंट होंगे। तो ऑटोमेटिकली वो सी किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी के बराबर। जो आप सेट में बात करते हो वही बात। एक मिनट बेटा, आप लोग वेट करना।
हाँ जी बेटा। इवेंट ए और बी। नेक्स्ट इवेंट ए एंड बी। intersection, इंटरसेक्शन। अगेन इसमें भी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, थर्ड इवेंट बनाना चाह रहे हैं। इसमें लोग लिख रहे हैं कि इवेंट ए भी हो और इवेंट बी भी हो। मतलब जो सी इवेंट है उसमें कौन से आउटकम कंसीडर होंगे, जो कि ए और बी के कॉमन। ए और बी के कॉमन होंगे। नेक्स्ट इवेंट ए बट नॉट बी। इसका मतलब क्या है, आप एक ऐसा इवेंट क्रिएट करना चाहते हो विच इज इक्वल टू ए माइनस बी। मतलब उस सी इवेंट में कौन से आउटकम आएंगे जो कि ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। राइट? यस सर, यस सर। यस सर। नेक्स्ट इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट्स किसको बोला जाता है? ठीक है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक डाइस थ्रो कर रहे हो, तो हम लोग सिर्फ उन केसेस की प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट कर पाते हैं जो कि इक्वली लाइकली होते हैं, या फिर अनलेस हमें दिया गया है कि भाई ये इतने टाइम्स हो सकता है उसका। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या, कि जैसे डाइस थ्रो किया, अगर अनबाइस्ड डाइस आप लेते हैं तो आप क्या मान के चलते हैं कि जो फेस 1 वाला होगा या फेस 2 वाला होगा, दे आर इक्वली लाइक। अगर फेस 1 के आने के भी उतने ही चांसेस हैं जितने चांसेस क्या हैं फेस 2 के आने के। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन करते हो, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए करते हो, अनलेस आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ये उसका उतने टाइम पॉसिबल है। ऐसा लिखा, इक्वल चांसेस ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमेशा दो इवेंट्स के बारे में बात होती है कि कोई दो इवेंट्स एग्जॉस्टिव है या नहीं है। मान लीजिए ए और बी के बारे में बात बोली जा रही है, तो ये एग्जॉस्टिव कब कहलाएंगे, जब इन दोनों का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए। मतलब दो इवेंट्स एग्जॉस्टिव तब बनेंगे जब उन दोनों का जो यूनियन है वो डेफिनेटली अकर हो जाएगा, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोला जाता है? दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाएगा जब उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आता है। मतलब कोई भी ऐसा आउटकम ना है जो दोनों में कॉमन। दैट मीन्स उसके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0। सर जितने अपने इवेंट्स होते हैं अपने लाइफ में, तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं? नहीं, सारे नहीं होते, सारे नहीं होते हैं। कोई भी एक केस लेके देख लो, क्योंकि आप हर एक केस को आप इक्वली लाइकली नहीं मान सकते। लाइक आज बारिश होगी, वो वाला पॉसिबिलिटी होगी वो तो। हाँ, कि भी आज रेन होगा नहीं होगा, या कोई भी और पॉसिबिलिटीज, तो दे आर नॉट इक्वली लाइकली, इसलिए यस आप सर। उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कैलकुलेट इक्वली लाइकली की होती है।
ओके सर। नेक्स्ट है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। जो भी आप क्वेश्चंस करते हो प्रोबेबिलिटी के, वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से के बेसिस पे करते हो। इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप करते हो तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होता है, राइट? Yes, sir. इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? लेस देन 1। 0 से 1 के बीच में। हाँ। सिमिलरली अगर आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर भी निकालोगे तो भी वो क्या रहेगा? 0 से 1 ही रहेगा। और प्रोबेबिलिटी के साथ साथ में कई बार आपको टर्म दिया जाता है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। सर हल्की स्क्रीन ऊपर कर दो। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए किसको बोला जाता है? बी ए डैश को बोलेंगे। थैंक यू सर। A dash. ए डैश को बोलेंगे। ए डैश को नहीं, ऑड्स इन फेवर बोला जाता है। मान लो कोई भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक? कोई भी आप एक एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। मान लीजिए कि कोई दो टीम्स हैं ए एंड बी, उनके बीच का है ना कोई टूर्नामेंट हुआ है और 10 मैचेस का, जिसमें ए ने 7 मैच जीते हैं और बी ने 3 मैच जीते हैं। तो अगर ए के प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना जाए फिर तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 7/10। लेकिन अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ ए बोला जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो एक ऐसा रेशो है जिसमें कितने आउटकम्स उसके फेवर में गए हैं अपॉन कितने आउटकम्स उसके अपोजिट गए हैं। दैट मीन्स उस केस में जो उसका ऑड्स इन फेवर है वो क्या बोला जाएगा? 7/3 बोला जाएगा। ओके सर दोबारा बोलना। अगर आपके एक टूर्नामेंट हुआ है 10 मैचेस का, उसमें 7 मैचेस में ए जीता है, 3 मैचेस में बी जीता है, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए क्या बोला जाएगा? 7/3। दैट मीन्स कितने कितने मैचेस उसके फेवर में गए हैं, रेशो कितने मैचेस उसके अपोजिट गए हैं। ओके तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए क्या होगा? एम रेशो एम अपॉन एन माइनस एम। मैं ये एम और एन की वैल्यू भी लिख देता हूँ। एंड ऑड्स अगेंस्ट क्या बोला जाता है? ये इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल। कितने मैचेस कितने आउटकम्स उसके अगेंस्ट में गए हैं अपॉन कितने आउटकम्स उसके फेवर में गए हैं। व्हाट इज एम? आउटकम्स In favor. in favor of A and N is Total outcomes. total outcomes। तो इस तरीके से अगर आपको किसी एक एक्सपेरिमेंट की एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है तो आप उसका ऑड्स इन फेवर निकाल सकते हो, उसका ऑड्स अगेंस्ट निकाल सकते हो। या ऐसा बोल दो कि अगर उसका ऑड्स इन फेवर आपको पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह सब निकाला जा सकता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको एक चीज पता है तो बाकी दोनों चीजें आप निकाल सकते हो। ओके
अब ये जो बेसिक थ्योरी है इसके ऊपर बेस्ड हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। फर्स्ट का 2/7 2/7 2/7 Yes, sir. 2/7. इन क्वेश्चंस को करिए बेटा।
जैसे सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट वाले का 1/2 की पावर n, यस सर, और सेकंड का n/2 की पावर। सेकंड का मेरा आ रहा है 1/2। हाँ जी बेटा, हम लोग ना ये क्वेश्चंस कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, ठीक है ना? हम लोग कल करते हैं इसको। ओके यस सर। ओके यस सर। सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।